हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बहुत प्यारा सा टिपिकल सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम बेसिकली हमें यहाँ पे पूरे चैप्टर के अंदर तीन तरीके के पढ़ने हैं। एक पढ़ना है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक पढ़ना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, नाम है उसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उससे पहले आपको ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ने ही पड़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से भी पहले सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा भाई स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, तो पहले देखिए बेटा कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रम। कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रम दो तरीके के बेसिकली हमारे स्पेक्ट्रम है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। ये दोनों अलग पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले देखिए स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है? स्पेक्ट्रम लाइट होता है, लाइट एनर्जी होती है। स्पेक्ट्रम लाइट है, लाइट फोटोन होता है, फोटोन रेडिएशन होता है, रेडिएशन एनर्जी होती है। सब एक दूसरे की कन्वर्टेबल यूनिट्स हैं। क्लियर? ठीक। सपोज मैं कहता हूं स्पेक्ट्रम के कॉन्सेप्ट को मैं किस तरीके से समझाऊंगा, ध्यान सुनिएगा। सपोज बेटा जी मैं कहता हूं कि भाई ये मेरे पास ना प्रोटोन है। ठीक है, एक एटम का ये मेरे पास प्रोटोन है, मतलब ये सेंटर होगा और ये है मेरा पहला ऑर्बिट, ये मेरा है दूसरा ऑर्बिट, ये है मेरा तीसरा ऑर्बिट, ये है मेरा चौथा ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू द बोर्स इसके पास कितने इनफिनाइट ऑर्बिट्स होंगे। हम इन 3-4 ऑर्बिट्स की बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा, बहुत इजी है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम, ना एमिशन ना एब्जॉर्प्शन, बस एक एनर्जी की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, ये सपोज 4 ऑर्बिट ले लिए, 1 2 3 और ये हो गया 4। मेरा जो इलेक्ट्रॉन है इस एटम के अंदर, ध्यान सुनिएगा, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है इस एटम के अंदर वो सपोज कहता हूं मेरा 4th ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है? 4th ऑर्बिट में करे जा रहा है। ठीक है, 4th ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, 4th ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करे जा रहा है। क्लियर है? 4th ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। 4th ऑर्बिट में अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी है जिसने उसको रोका हुआ है 4th ऑर्बिट के अंदर। अगर उसके पास एनर्जी नहीं होती तो न्यूक्लियस उसको अपनी साइड में खींच लेता, न्यूक्लियस को अपनी साइड में खींच लेगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी है, वही एनर्जी यहां पे क्या कहला रही है? स्पेक्ट्रम। एमिशन एब्जॉर्प्शन अलग है, अभी बस बता रहा हूं स्पेक्ट्रम, वही एनर्जी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। यहां पे सुनिए, इस 4th ऑर्बिट में इसकी एनर्जी क्या होगी वो सुनिए। इसकी एनर्जी nth ऑर्बिट के लिए, ये सपोज मैं कहता हूं मेरा nth ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला -2.18 इंटू 10 की पावर -18 1 अपॉन n का स्क्वायर और ये z का स्क्वायर, और इसकी यूनिट होती है जूल पर एटम। ध्यान सुनिएगा, nth ऑर्बिट जब इलेक्ट्रॉन हमारा nth ऑर्बिट में होगा तो उसकी एनर्जी होगी En, मतलब एनर्जी फॉर E और N फॉर nth ऑर्बिट के लिए। फॉर्मूला क्या है? -2.18 10 की पावर -18 1 अपॉन n स्क्वायर। n मतलब कोई से भी ऑर्बिट में होगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो n की वैल्यू डालेंगे 1, सेकंड ऑर्बिट में होगा तो n की वैल्यू डालेंगे 2, थर्ड ऑर्बिट में 3 और 6 के लिए 6 डाल देंगे और nth के लिए nth। मैं nth की बात कर रहा हूं तो nth लेके चल रहे हैं। और ये Z होता है भाई, ये एटम होगा तो किसी तो एलिमेंट का होगा, हाइड्रोजन का होगा, हीलियम का, लिथियम, बेरिलियम, कुछ भी होगा। तो जिस भी एलिमेंट का ये एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर डाल देना। मतलब यहां पे Z इज इक्वल टू क्या होगा? एटॉमिक नंबर। Z इज एटॉमिक नंबर। Z क्या होगा बेटा? यहां पे नंबर ऑफ प्रोटोन भी कह सकते हो। नंबर ऑफ प्रोटोन और एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हो एटॉमिक नंबर। क्या कह सकते हो बेटा जी? एटॉमिक नंबर। ध्यान सुनिएगा, न्यूमेरिकल भी बहुत इजीली हो जाएंगे आपके। एटॉमिक नंबर। क्लियर है? ठीक है। और n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस भी ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्लियर है? ठीक है। सपोज मैं कहता हूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है? भाई 4th ऑर्बिट में घूम रहा है। मेरा इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तो क्या होगी इसकी एनर्जी? E4। क्या होगी? E4। क्या होगी एनर्जी इसकी? E4। क्या होगी? E4। और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E4 का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा जी E4 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 1 अपॉन कौन से में? 4 में, तो 4 का स्क्वायर।
ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे जेड स्क्वायर। क्या डाल देंगे? जेड स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ डिफाइन तो बताया तो है नहीं भाई किसका एटम है ये। अगर मैं हाइड्रोजन बोलता तो जेड होता तो 1 मेरा, हीलियम बोलता तो जेड की वैल्यू होती 2, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू 3 होती, बेरिलियम के लिए 4 होती, ईटीसी एंड ईटीसी, सोडियम के लिए 11 होती। ठीक है ना। तो मतलब कहने का है, अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट का कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में है, उसकी एनर्जी आप पता कर सकते हो। फॉर्मूला है En इजिकल टू -2.18 10 की पावर -18 1/n² इंटू जेड स्क्वायर, जूल पर एटम इज अ यूनिट। क्लियर है? पर एटम इसलिए क्योंकि एक एटम की एनर्जी, एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकलेगी। क्लियर है? पर एटम के लिए, पर एटम के लिए। क्लियर है बेटा? तो ये आपका स्पेक्ट्रम है, जो एनर्जी स्टोर होगी। जैसे मेरा nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था तो एनर्जी स्टोर होगी ना, एनर्जी है, वही तो स्पेक्ट्रम है यहाँ का। ठीक है। अच्छा, 4th ऑर्बिट में होगा तो 4th की है, 3rd ऑर्बिट में है तो और एनर्जी होगी उसकी, सबकी अलग अलग एनर्जी होगी, सब ऑर्बिट की अलग अलग एनर्जी होगी। क्लियर है? ठीक। अब इसके अंदर एक और आता है, ये है हमारा बोर्स रेडियस। अब भाई मेरा सपोज कहता हूं मैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो न्यूक्लियस से इसकी कोई दूरी होगी ना। न्यूक्लियस एटम जो होता है स्फेरिकल है, स्फेरिकल है तो ऑब्वियस है उसका सेंटर से एक वैलेंस शेल की दूरी होगी, उसे क्या बोलूंगा? बोर्स रेडियस। क्या बोलूंगा उसे? बोर्स रेडियस। मतलब जो आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा होगा, जैसे मेरे पास सोडियम हो गया, सोडियम के लिए क्या हो गया? 2,8,1, मतलब जो सोडियम का वैलेंस शेल है वो कौन सा ऑर्बिट हो गया? 3rd ऑर्बिट हो गया। तो न्यूक्लियस से 3rd ऑर्बिट की दूरी क्या कहलाएगी? बोर्स रेडियस। यहां डेफिनेशन लिखी हुई है, बोर्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन एन एटम। क्या कहलाएगा बेटा जी? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ एन एटम कॉल्ड बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस का एक प्यारा सा फॉर्मूला है। बोर्स रेडियस को Rn से ऐसे Rn से डिनोट करते हैं हम, तो Rn इज इक्वल टू 52.9 इंटू 10 की पावर -12 n स्क्वायर अपॉन z, और ये z है, z एटॉमिक नंबर। ठीक है ना? z, और ये किस में निकलता है? मीटर में। किस में बेटा? मीटर में। तो ये आपका फॉर्मूला है बोर्स रेडियस का। क्या? बोर्स रेडियस का मतलब कहने का हुआ कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी रैंडम ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी आप एनर्जी निकाल सकते हो बाय दिस। सेम आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी रैंडम ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो न्यूक्लियस से बाय यूजिंग बोर्स रेडियस, बाय यूजिंग बोर्स रेडियस। क्लियर है? फटाफट नोट करो बेटा जी, फटाफट। ये अभी तक एनर्जी बताई है जब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूम रहा होगा, एक ही ऑर्बिट में। अब जो आएंगे इसके बाद एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फास्ट, जल्दी नोट करिए बेटा जी, फॉर्मूले ध्यान से याद करिएगा, बिल्कुल फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। स्टेटमेंट्स याद रखिएगा। ये कौन सी एनर्जी है? जब एक इलेक्ट्रॉन एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एक ही, करोड़ों सालों से, खरबों सालों से, तो कब तक? जब तक वो अपनी एनर्जी को चेंज ना करे। चेंज करेगा तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला आ गया बेटा जी अब एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या आ गया? एमिशन स्पेक्ट्रम। सुनिएगा ध्यान से। सपोज बेटा जी मैं कहता हूं कि मेरे पास ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा पहला ऑर्बिट हो गया, ये मेरा तीसरा ऑर्बिट हो गया, ये मेरा पांचवा ऑर्बिट हो गया, ये मेरा हो गया सातवां ऑर्बिट। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। और ये कौन सा ऑर्बिट हो गया? सेकंड, फोर्थ, और ये सिक्स्थ हो गया। क्लियर है? अब दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है आपको। ठीक है, तो देखिए सपोज कहता हूं ये मेरा 1 है, ये 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7 बेटा। क्लियर है? ठीक, मैं बात कर रहा हूं किसकी? एमिशन स्पेक्ट्रम की। एमिशन, एमिशन, एमिशन मतलब एमिट करना, एमिट मतलब निकालना, और किसको? स्पेक्ट्रम मतलब एनर्जी, एनर्जी को निकालेगा यहां पे। सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो 6th ऑर्बिट में घूमे जा रहा है, 6th ऑर्बिट में घूमे जा रहा है, 6th ऑर्बिट में लगातार घूमे जा रहा है, इसी ऑर्बिट में घूमे जा रहा है। तो इसकी एनर्जी, 6th ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? E6 इज इक्वल टू माइनस, और ये जो बोल देता हूं, सपोज ये आपका हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पे जो एटम है ये किसका एटम है? हाइड्रोजन का। किसका? ये हाइड्रोजन का है। तो इसके लिए Z की वैल्यू क्या होगी? 1। सपोज कह दिया मैंने, सपोज कह दिया, तो इसके लिए होगी 2.18 इंटू 10 की पावर -18 1/6 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यूनिट हो जाएगी जूल पर एटम। क्लियर है? अभी ये मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो
इस ऑर्बिट 6 ऑर्बिट में घूमे जा रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करता है, निकाल देता है, एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा, न्यूक्लियस से दूर मूव करेगा कि न्यूक्लियस के पास मूव करेगा, बोलो पास मूव करेगा। क्या करेगा, पास मूव करेगा। तो ये सपोज कह देता हूं मैं, सपोज कह रहा हूं, ठीक है, सपोज कि मेरा इलेक्ट्रॉन घूम के आ गया थर्ड ऑर्बिट में। कहां पे आ गया, थर्ड ऑर्बिट में आ गया। कहां पे आ गया, थर्ड ऑर्बिट में। तो थर्ड ऑर्बिट में क्या हो बेटा, इसकी एनर्जी होगी E3 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 1/3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर जूल पर एटम। यस और नो, फटाफट बोलो बेटा, फटाफट बोलो। तो कितनी एनर्जी 6 ऑर्बिट से जब वो थर्ड ऑर्बिट में गया तो कितनी एनर्जी उसने लूज करी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो निकालना है। मतलब क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब इन दोनों का अगर मुझे चेंज निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा बेटा जी, कि कितनी एनर्जी 6 ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाने के लिए कितनी एनर्जी उसने लूज करी, तो निकाल दूंगा मैं डेल्टा E इज इक्वल टू E3 माइनस E6। E3 की वैल्यू कितनी है बेटा जी, देखो पहले बेटा, इधर देखो, इधर देखो, E3 की -2.18 इंटू 10 की पावर -18, परफेक्ट, 1/3 का, इसको तो 1 लू ना लू कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। फिर माइनस, इसको ऐसे लिख देता हूं ब्रैकेट में, फिर माइनस का एक और माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर -18 1/, किसका, और ये 1। क्लियर है, ये डिफरेंस आया जब यहां से 6 से कहां गया, थर्ड में, 6 से थर्ड में मूव करा। तो ये है आपका एमिशन स्पेक्ट्रम। तो आप क्या लिखोगे, एमिशन स्पेक्ट्रम में हमेशा याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो हायर ऑर्बिट से लोअर, देखिए 6 से थर्ड में गया ना, हायर से लोअर। तो आपकी स्टेटमेंट क्या लिखोगे, इसके लिए आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद फिर ये लिख लीजिएगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject the amount of energy required to eject an electron from कहां से, हायर ऑर्बिट टू बेटा जी बोलो लोअर ऑर्बिट is called emission स्पेक्ट्रम। क्या बोला गया उसको, एमिशन स्पेक्ट्रम। आखिर ना एनर्जी निकली कि निकली, बोलो एमिशन स्पेक्ट्रम। परफेक्ट है, जल्दी नोट करिए इसको, जल्दी फटाफट, इजी है, बिल्कुल बहुत इजी है। एमिशन स्पेक्ट्रम, जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी को क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में एमिट करेगा, एटमॉस्फेयर में एनर्जी को एमिट करता है। परफेक्ट, जल्दी फास्ट, जल्दी बेटा जी, जल्दी नोट कर लीजिए। अच्छा, इसकी भी यूनिट होगी जूल पर एटम। क्लियर है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। डन। ये हो गया आपका। जैसे आपने देखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को एमिट करता है तो वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज सर कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट में है, पहले से ही फर्स्ट ऑर्बिट में घूमे जा रहा है, तो उसकी एक एनर्जी होगी। बोलूंगा हाँ बेटा एनर्जी होगी उसकी। तो क्या वो अब भी एनर्जी को लूज कर सकता है? तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो वो एनर्जी कभी लूज ही नहीं करे, क्योंकि वो उसकी सबसे कम एनर्जी है, सबसे लीस्ट एनर्जी उसकी होती है फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आपका रिवॉल्व कर रहा है और वो एनर्जी को एमिट करता है तो आप बोलोगे सर वो तो न्यूक्लियस में घुस जाना चाहिए। न्यूक्लियस में घुस जाएगा तो बेटा दुनिया एक पॉइंट चार्ज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पॉइंट चार्ज बन जाएगी, क्योंकि सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, है ना। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो इतनी ही एनर्जी लूज करते हैं जब तक वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही आए, बस फर्स्ट ऑर्बिट में। कहां पे? फर्स्ट से ज्यादा वो नहीं कर सकता। क्लियर ना? ठीक, तो बढ़ते हैं अब। जैसे एमिशन स्पेक्ट्रम में देखा आपने कि इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर से लोअर जा रहा है। अब एब्जॉर्प्शन में एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब कर लेगा तो लोअर से
हाइयर में, कहा जाएगा लोअर से हाइयर में। तो पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, नहीं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, या फिर और बढ़िया तरीके से लिखते हैं इसको, when an electron absorbs, लिखिए बेटा जी, absorbs some amount of energy, when an electron absorbs some amount of energy, then it moves from कहां से कहां, हाइयर टू लोअर, लोअर टू हाइयर, इशू बोलो बेटा, लोअर टू हाइयर ऑर्बिट, लोअर टू हाइयर ऑर्बिट, लोअर टू हाइयर ऑर्बिट इन एन एटम, ऑर्बिट इन एन एटम called absorption spectrum, called absorption spectrum। क्लियर? जैसे सपोज कहते हैं कि भाई मेरा ये मेरा पास न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, सपोज कहते हैं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3rd, 4th और ये 5th। मेरा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले घूम रहा था कौन से में, सेकंड में, ठीक है। तो सेकंड में इसके पास एनर्जी होगी E2 की, सही है, E2 एनर्जी होगी इसके पास। अब इसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो ये मूव कर गया कहां पे, अब 5th ऑर्बिट में, कहां पे, तो इसकी एनर्जी होगी E5। तो कितना इसने गेन करा, कितना गेन करा बेटा, इन दोनों के बीच में आया डेल्टा E, इतना ही तो इसने एब्जॉर्ब करा। वो क्या होगा, फाइनल कौन सा है, E2। और E5 की वैल्यू क्या होगी, सपोज कहते हैं ये भी हाइड्रोजन है। वो क्वेश्चन अगर होंगे तो क्वेश्चन में आपको एटम गिवन दे रखा होगा, वो किसका है भाई, हीलियम का है, हाइड्रोजन का है, लिथियम, बेरिलियम, क्वेश्चन आपको गिवन होगा। तो Z की आपको परेशानी बिल्कुल नहीं याद करनी, ठीक है ना। इसी को देख लेते हैं, ये हो जाएगा E5 के लिए -18 1/5, ये हो गया बेटा जी मेरा E5, क्लियर। फिर माइनस 2 पॉइंट, यूनिट होगी जूल पर एटम। अच्छा, इन दोनों में देखिए बेटा, अगर इन दोनों का मैं फॉर्मूला बनाऊं, मैं पता करता हूं भाई, Z है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन का ही है, बोल देता हूं, ठीक है ना। मैं Z की वैल्यू इज 1 मान लिया मैंने, हाइड्रोजन का है, ठीक है। अब मैं देखता हूं भाई कितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी कि ये दूसरे से पांचवें में आया, ठीक है। उसका फॉर्मूला देखिए कितने प्यार से निकालता हूं। देखिए इसमें, इस माइनस को छोड़िए, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देख रहे हैं, ये कॉमन है, ये 1 तो बाहर निकल जाएगा, हटाइए, ये वाली वैल्यू कॉमन है, समझ आ रहा है। इसको पहले प्यार से बाहर निकाल देता हूं, डेल्टा E इज इक्वल टू 18। अब ये क्या बचा, 1/25 कह दूं, -1/4 कह दूं, बोलो, और ये हो जाएगा जूल पर एटम, क्लियर है। एलसीएम ले लो इसका बेटा जी, 2.18 इंटू 10 की पावर -18, ये हो गया 100, ठीक है, 100, और ये हो जाएगा 4 - 25, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -21 इंटू 10 की पावर, ऊपर भेज दिया इसको मैंने, तो ये हो जाएगा -20। इसको निकाल लीजिए, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी। अच्छा, ये आएगा प्लस के अंदर, ये प्लस आएगा, प्लस करेगा मतलब एनर्जी जो आएगी वो प्लस में आएगी, इसका मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव आएगी। अच्छा, एमिशन स्पेक्ट्रम में जो एनर्जी आती है वो नेगेटिव है, क्योंकि एनर्जी निकल रही है, कम हो रही है, जो निकाल रहा है उस पर तो कम हो रही है ना, तो नेगेटिव, उसका मतलब सिग्निफिकेंस इज नेगेटिव। क्लियर बेटा, फास्ट, जल्दी जल्दी, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इजी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे ना, क्वेश्चंस समझ जाएंगे तो बस समझ गए। टॉपिक जब तक क्लियर नहीं होता जब तक आप उसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल ना कर। अगर आप किसी भी टॉपिक के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इसका मतलब आपको टॉपिक क्लियर है, इसको याद रखिएगा। क्लियर, फास्ट, जल्दी। ये 21 है, 21 है, ठीक है ना।
माइनस का 21, जल्दी निकाल लीजिएगा बाद में। क्लियर? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं आप क्वेश्चन पे। ये प्यारा सा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या क्या रखा है, ध्यान देखिए। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन। अब भाई एमिट कर रहा है तो मतलब ये हायर से लोअर जा रहा होगा, लोअर से हायर, हायर टू लोअर। तो क्या क्या रखा है बेटा, आपको एनर्जी बतानी है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम पांचवे से दूसरे में गया है स्टेट, ठीक है। और ये एटम कौन सा बेटा जिसके अंदर, हाइड्रोजन। इजी है, तो Z की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। सॉल्यूशन तो सबसे पहले लिख लेते हैं Z इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो मेरा पहले था कहां बेटा, मेरा था पहले पांचवें में था, अब कहां गया, सेकंड में। तो डेल्टा E निकालना है। ऐसे लिख दूं क्या पहले E5 के लिए, पहले E5 लिख देता हूं, फिर यहां पे E2 भी लिख देता हूं, ये बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये देखिए -2.18 इंटू 10 की पावर -18 1/5 का स्क्वायर। क्लियर? और ये 1 का स्क्वायर, यूनिट इज जूल पर एटम, सही है, ठीक है। दूसरा 18 इंटू 10 की पावर -1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, जूल पर एटम। परफेक्ट है। अब भाई इन दोनों में पांचवे से दूसरे में गया तो दूसरा फाइनल हुआ कि इनिशियल हुआ, फाइनल हुआ। तो अगर मुझे पता करनी है कि भाई कितनी एनर्जी उसने एमिट करी, तो मैं दूसरे से पांचवे को माइनस करूंगा। तो डेल्टा E निकालने के लिए क्या करूंगा बेटा जी, E2 माइनस E5, सही है। इसकी वैल्यू क्या थी, तो ये वाली वैल्यू दोनों में कॉमन ले ली मैंने। इसके लिए 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर जूल पर एटम, खत्म। क्लियर है, ठीक। तो ये हो जाएगा ये तो वही आ जाएगा फिर से, ऐसे ही कुछ है ना, बस पॉजिटिव हो जाएगा ना बस। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25 ना बेटा। जो भी आंसर आएगा बिल्कुल वही, इससे पहले ही वाला ही है, बस वो आंसर आएगा ये नेगेटिव में। किसमें आएगा, ये नेगेटिव, नेगेटिव आएगा बेटा, टोटल नेगेटिव आएगा ना, ये साइन आएगा नेगेटिव में। क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करिएगा इसको पूरा प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, छुबंतर हो रही है, ठीक है, निकल जा रही है। क्लियर है, इजी है, बिल्कुल परफेक्ट। जल्दी करिए बेटा, आंसर बताइए इसका। माइनस 45.78 -20 जूल पर एटम। ये है बाबूजी इसका आंसर। क्लियर है। और ये केस आया किसका, एमिशन का। कोई भी केस आया आप तो कर लेंगे, आप फाइनल माने इनिशियल करना है आपको, बदल जाएगा भाई, यही है, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए बेटा जी इसको, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है एक प्यारा सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है ये है प्रॉब्लम नंबर 2.11। प्रॉब्लम नंबर, क्वेश्चन क्या क्या रखा है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। ये प्लस है, हीलियम प्लस है, ठीक है ना, हीलियम प्लस आयन है। मतलब व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, मतलब आपको बोला गया है कि भाई आपके पास हीलियम है, पहले करते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है बेटा। पहले एनर्जी के लिए देखिए, एनर्जी के लिए एनर्जी निकालनी है ना, किसकी निकालनी है एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट की, मतलब E1 की। ये क्या था, जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे ना, एमिशन एब्जॉर्प्शन से पहले मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी निकालनी है। वो ट्रांजिशन नहीं कर रहा है इस बार, वो उसी में घूमे जा रहा है, उसकी एनर्जी तो और इजी है। E1 निकालना है बेटा आपको, ठीक है। और हीलियम प्लस है, देखियो हीलियम पे प्लस चार्ज है, तो हीलियम पे प्लस चार्ज का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन कम हुए, प्रोटॉन थोड़ी ना कम हुए। प्रोटॉन तो वही है, क्योंकि प्रोटॉन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में होते हैं, सेंटर ऑफ एटम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे तो ऑब्वियस है कि एटॉमिक नंबर भी उसका सेम ही रहेगा। हीलियम में कितना होता है बेटा जी, 2 होता है, क्या होता है 2।
और n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू कितनी हो गई है, n की वैल्यू 1। ठीक है बेटा, आपको एनर्जी निकालनी है E1 की, तो -18 इंटू 10 की पावर 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा जी, जूल पर एटम। परफेक्ट है। तो ये हो जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो -8.72 इंटू 10 की पावर -18 जूल पर एटम, जूल पर एटम। परफेक्ट, जल्दी। क्लियर, इजी है। तो यहां पे हमने अभी क्या निकाल लिया, हमने एनर्जी निकाल ली। अब क्या निकालना है मुझे, रेडियस, बोर्स रेडियस के अकॉर्डिंग, बोर्स रेडियस। तो अकॉर्डिंग टू द बोर्स रेडियस, बोर्स रेडियस, अकॉर्डिंग टू द बोर्स रेडियस क्या कहता है भाई, आर एन इज इक्वल टू 52.9 इंटू 10 की पावर -12 एन का स्क्वायर अपॉन जेड, और ये किस में आएगा बेटा जी, मीटर के अंदर आएगा। किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो एन की वैल्यू तो वही है, एन की वैल्यू कितनी है बेटा जी, 52.9 इंटू 10 की पावर -12, एन की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 2 है। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे बेटा जी, इसको निकालिए, डिवाइड करिए इसको। और कौन से का निकालना, R1, ये R1 है, R1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना, इसलिए R1 या Rn या R1 26.4 इंटू 10 की पावर -12 मीटर्स। क्लियर बेटा, ये उसका रेडियस होगा कौन से ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट हीलियम का। क्लियर है, जल्दी फर्स्ट, आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम बहुत इजीली निकल आएंगे, बहुत इजीली, बहुत ही इजीली। क्लियर, बढ़े आगे। एक और प्यारा सा क्वेश्चन है ये, और ये आखिरी क्वेश्चन है इसका। क्लियर, ध्यान सुनिएगा। 2.16 प्रॉब्लम नंबर है, 2.16 प्रॉब्लम नंबर। क्या क्या रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्या क्या रखा है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज ये। हाँ तो वो सही है, मतलब बोला गया है कि आपको, आपके पास, सुनो बेटा जी, आपके पास एनर्जी दे रखी है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए और हाइड्रोजन के लिए। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 1 और हाइड्रोजन के लिए तो भी z की वैल्यू 1, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, वो तो यही होगी, क्योंकि जो फॉर्मूला था बेटा, फॉर्मूला, बेसिक जो फॉर्मूला है वो है En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 1 अपॉन n का स्क्वायर, और ये हो जाएगा z का स्क्वायर, यूनिट विल बी इन जूल पर एटम। क्लियर, ठीक है। फिर बोला गया है कि दे रखा है, दे रखा है फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 1, हाइड्रोजन मतलब z की वैल्यू 1। तो अगर मैं इसके लिए E1 ये रख दूं तो -2.18 इंटू 10 की पावर -18 हो जाएगा बेटा जी, और n की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 1 है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा जूल पर एटम। और ये दे रखा है, मैं कुछ इसमें तीर नहीं मारा मैंने, ये दे रखा है बेटा, देखो ये पहले ही दे रखा है, ये है। लेकिन पूछा क्या है, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। आपसे हाइड्रोजन का पहले ऑर्बिट की एनर्जी दे रखी है, पूछिए पांचवें के लिए, तो और इसमें क्या परेशानी है, क्या परेशानी है। E5 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 1 अपॉन 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर, जूल पर एटम। ठीक है बेटा जी, परफेक्ट है, खत्म, समझ आ गया, क्लियर है। 25 डाल दिया नीचे। अब दूसरे में क्या पूछा है आपसे, पहले नोट कर लीजिए इसको बेटा जी, फास्ट जल्दी नोट कर लीजिए और सॉल्व करके बताइए इसका आंसर, आंसर बताइए इसका। 0.0872 इंटू 10 की पावर -18 जूल पर एटम। क्लियर है, तो ये निकल चुका है। अब क्या निकालना है बेटा जी, हमें फिफ्थ ऑर्बिट के लिए ही हाइड्रोजन का रेडियस निकालना है। तो क्या परेशानी है, अकॉर्डिंग टू द बोर्स रेडियस, अकॉर्डिंग टू द बोर्स रेडियस, अकॉर्डिंग टू द किसका, बोर ने क्या बोला भाई कि भाई मेरा अगर रेडियस आपको निकालना है
तो 52.9 इंटू 10 की पावर -12 n स्क्वायर अपॉन z इन मीटर्स, क्लियर, इन मीटर्स। तो आर एन बोर रेडियस का पहले प्यारा सा फॉर्मूला लिख लिया हमने, n स्क्वायर एवन z, ठीक है, और दिस इज इन मीटर, परफेक्ट है, ठीक है। z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 है और फिफ्थ ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 5 है। 52.9 इंटू 10 की पावर -5 का स्क्वायर, सॉल्व करिए। R5 है ना, R5 निकला है, जल्दी। तो ये आपका पूरा का पूरा एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकले, ठीक है, एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकले। बहुत इजीली मैंने आपको ये समझा दिया, क्लियर। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।